Hello everyone, this is your sir Aditya Vadva and I welcome you all to our last chapter of our class 12th। तो क्लास 12th का लास्ट चैप्टर, ये सुन के थोड़ा सा सुकून मिल रहा होगा, बट जो भी चीज़ लास्ट होती है, लास्ट क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ जो लास्ट में है, ध्यान रखना वो हल्की नहीं होती, वो अच्छा चैप्टर होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है लास्ट के। तो ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है एंड कई बच्चे इसको पहले कर रहे होंगे, बुक 3 को पहले कर रहे होंगे। तो आई वुड से बुक 1 करने के बाद बुक 3 और उसके बाद बुक 2 पे फाइनली आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बुक 3 है वो आपके पास इंटरनल्स में भी आती है, आपके वाइवा में भी आती है और आपके टेस्ट में भी आती है। तो हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हम बुक 3 जो बच्चे पहले कर रहे हैं या सेकंड नंबर पे कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जो एंड में कर रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना जो भी करो ढंग से करो, मन से करो, शिद्दत से करो, सो दैट सब कुछ समझ में आए। सो हमारे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, कैश की बात होगी और साथ में एक स्टेटमेंट बनेगी। तो स्टेटमेंट बनानी होगी, स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, बट स्टेटमेंट के फॉर्मेट तक पहुंचने से पहले हमारे पास काफ़ी कुछ है करने को। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली बताती है कि कैश जो हमारे पास शुरू में था और जो साल के एंड में था, कैसे कैसे आया और गया, कैसे ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस के बीच में जो गैप है वो क्यों आया, कितना कैश आया हमारे पास, कितना कैश गया हमारे पास से, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस थी जो कैश में नहीं हुई थी फिर भी इम्पैक्ट आया, कैश के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैश में क्या क्या काउंट किया जाता है। सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बिजनेस में कहते हैं भाई हमारे पास होती हैं दो तरीके की एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? एक होती है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और एक होती है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर क्या ये लिखना है? लिख लो, मैं तो कहूँगा लिख लो, नोट्स बना लो अपने। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? हमारा जो काम काज है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, इसके बदले आप मेरे को फीस दे रहे हो, चैप्टर्स बाय कर रहे हो, कोर्स बाय कर रहे हो, वो भी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का काम है। काम करके मैंने यहाँ पर पैसा कमाया। इमेजिन करो यहाँ पर जो कंप्यूटर लगा हुआ है या यहाँ पर जो हमारे पास टैबलेट है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, अगर ये बेचना जाऊँ, मैं मार्केट में बेचने के लिए जाऊँ, तो क्या मेरा काम है कंप्यूटर बेचना या टैबलेट बेचना? नहीं, मेरा ये काम नहीं है। तो अगर मैं ये एक्टिविटी करता हूँ, सो दिस विल नॉट बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमको इसको बहुत बड़ा करना है, हमें इसे पता नहीं बहुत बड़ा बनाना है, तो हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और ये बहुत सारे पैसे हमें मार्केट से रेज करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, या फिर हमें किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई हमें लोन दे दो हज़ारों करोड़ों रुपए का। तो यहाँ पर जब ऐसा लोन आएगा हमारे पास, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है कि हमें जो लोन लेना है या उसके पैसे चुकाने हैं या जो उस पर इंटरेस्ट देना है या जो डिबेंचर्स रेज करने हैं या मार्केट से शेयर्स रेज करने हैं? नहीं सर, ऑपरेशंस का काम नहीं है ये। ऑपरेशंस का सिंपल काम होता है, अपना काम करो, काम को मार्केट में बेचो, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचो, उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव करो। या फिर अगर आप कहीं से कच्चा माल लेते हो तो वो भी ऑपरेशंस का काम है कि भाई कच्चा माल लिया, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया और आगे बेचा। सर ये काम होते हैं सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग। बट हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं नॉन ऑपरेटिंग। तो हमने क्या करा, हमने 3 हेड्स बनाए। पहला बनाया हमने ऑपरेटिंग और दूसरा हमने यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग नहीं बनाया। नॉन ऑपरेटिंग को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करा। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है, दैट इज सेकंड एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग। और जो थर्ड एक्टिविटी है वो हमारे पास है फाइनेंसिंग। तो ये क्लास इज इन इंट्रोडक्शन। इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन होंगे और छोटे मोटे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट कॉन्सेप्ट खुल जाए आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट घुस जाए अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। तो हमारे पास मोटा मोटी 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। यदि हम कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के अंदर कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम लैंड खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं, बेसिकली बात करूँ तो कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट्स या फिर इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, टैंजिबल भी इनटैंजिबल भी, अगर मैं कहीं करूं इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब हमारे पास कहाँ पर आता है?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर लैंड में जो पैसा लगाया, मशीनरी में लगाया, बिल्डिंग में लगाया, गुडविल खरीद ली, पेटेंट्स खरीद लिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आएंगी। एक काम तो होता है हमारा काम करना, ऑपरेशंस करना, पर ऑपरेशंस को करने के लिए मशीनें भी तो चाहिए होंगी, जगह भी तो चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? जो डील करेगा इन चीज़ों से, जगह खरीदना, मशीनरी खरीदना, ताकि हम लोग काम कर सकें। तो काम वाली एक्टिविटीज़ विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये सब खरीदने वाली एक्टिविटीज़ विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हमारे बिजनेस में हमें दो एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग गया, आइडिया लग गया। अब यहां पर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कहां से लिया जाए। अभी इन्वेस्टिंग में तो था पैसा कहां लगाया जाए, फाइनेंसिंग में पैसा कहां से लिया जाए। क्या ओनर पैसा डालेगा या डिबेंचर से पैसा लेना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना होगा, उसके ऊपर जो डिविडेंड देना होगा, या बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर। इन तीनों एक्टिविटीज को और सिंपल करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। आज आपके घर में बनना है शाही पनीर, शाही पनीर बनेगा, मजा आएगा खाने में, बहुत सही है। खाना जो बनेगा दैट विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट खाना बनने से पहले शाही पनीर खरीदने भी जाना पड़ेगा। तो शाही पनीर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे, पनीर आएगा, मसाले आएंगे, टमाटर आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगे, दिस विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। भाई जाओ और इसको प्रोक्योर करो, सामान जो खरीदना है, कुकर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, ये सब चीज़ें जो चाहिए, दीज आर माई फिक्स एसेट्स, कुकर, कढ़ाई, इन सब में ये सामान डलेगा। तो ये तो ठीक है, ले लेंगे, समझ में तो आ गया। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, कुकर लेना है, कढ़ाई लेनी है, ये सारा सामान लेना है, इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। बट अब इसके लिए पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे के लिए हम लोग घर में बोलेंगे कि भैया पैसा दो इन सब सामान के लिए। तो वो जो पैसा लेना पड़ेगा दैट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीन एक्टिविटीज हैं, सारा का सारा कैश फ्लो हम मान करके चलते हैं इन तीन एक्टिविटीज में ही होता है, इसके बाहर से कोई कैश फ्लो नहीं आता। फिर हमारे पास सर कैश की बात हो गई, कैश में आता क्या क्या है? क्या हम यहाँ सिर्फ हार्ड कैश की बात कर रहे हैं, नोटों की, या फिर हम यहाँ पे बैंक बैलेंस की भी बात कर रहे हैं, या यहाँ पे हम लोग और चीज़ों की भी बात कर रहे हैं? तो देखते हैं अब कैश में क्या क्या आता है। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो हम इसको कैश नहीं कहते सिर्फ, इसका पूरा नाम होता है, इसके ग्रुप का नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और उनके बराबर की चीजें। तो कैश के बराबर में क्या क्या आता है? एक तो कैश इटसेल्फ, सेकंड हमारे पास बैंक, थर्ड हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फोर्थ पार्ट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और हमारे पास क्या आता है यहाँ पर? और हमारे पास यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ है, सिमिलर सी चीज़ है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। इन सबको हम लोग कैश के बराबर मानते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश क्या होता है? हाथ में नोट। अगर आपके हाथ में आज नोट हैं तो दैट मीन्स आपकी मार्केट में वैल्यू है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है कैश फॉर्म में, लिक्विडिटी फॉर्म में। तो यहाँ पर लिक्विड कैश होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट लिक्विड फॉर्म में कैश नहीं होता। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी है, कोई भी दिक्कत है, तो उस टाइम प्रॉपर्टी बेचने नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने में भी टाइम लगता है। तो इमीडिएट कैश कहाँ से आया जाए, उन सोर्सेज को बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर कैश आप सबको पता है, बैंक में रखा पैसा कैश के बराबर ही होता है, जब चाहे जितना चाहे निकाल लो। करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको अगर आज लिक्विडेट करूँ ना, आज बेचूं मार्केट में, तो आज ही या कल तक, मैक्सिमम 2 डेज के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है हमारे पास? जैसे हमारे पास कई बार कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा लिक्विड होती हैं कि मार्केट में जब चाहो बेच के आ सकते हो, कभी भी बिक सकती हैं ये। तो आप इनका पैसा भी मैक्सिमम 2 डेज के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोले तो 1 दिन के डिपॉजिट, 2 दिन के डिपॉजिट, 5 दिन के डिपॉजिट, इनको बीच में भी ब्रेक कर सकते हो। तो इतने लिक्विड होते हैं कि कभी भी पैसा लेना चाहो, कभी भी कैश रिसीव करना चाहो, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। तो अब आई होप हमें तीन एक्टिविटीज अपनी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आइडिया लग गया कि होता क्या है। सर अब इसमें करना क्या है? अब हमें इन तीनों एक्टिविटीज में और इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमें ये देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो।
भाई पैसा आएगा या जाएगा? सर क्या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर कुछ भी ना हो रहा हो, ना तो कैश का इनफ्लो ना आउटफ्लो? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बता सकते हो क्या हमें? बिल्कुल बता सकता हूं। आपने मशीनरी खरीदी, आपके पास देने को कैश नहीं था, तो आपने मशीनरी के जिससे मशीनरी खरीदी वेंडर को क्या दे दिया? आपने उसे डिबेंचर्स इशू कर दिए, आपने उसे शेयर्स इशू कर दिए, या आपने उसे कोई और चीज़ उठा करके दे दी जहां पर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कई बार आप भी ऐसा करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो एक काम कर, तू मुझे सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि भाई तू मुझे ये पेन ड्राइव दे दे 32 GB की, 32 GB की, मैं तेरे को बदले में अपना SD कार्ड दे दूंगा 32 GB का। तो क्या यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हुआ? यहाँ पे कैश बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपने उससे पेन ड्राइव ली और आपने उसको अपना SD कार्ड दे दिया। सो दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और कोई होती है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन? आप सबको पता है डेप्रीसिएशन होता है हमारे पास, नॉन कैश एक्सपेंस। तो कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमारे पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश आया तो इनफ्लो, कैश गया तो आउटफ्लो। अब एक और चीज आ जाती है भाई, अगर हम बात करें फाइनेंसिंग कंपनीज की, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं थ्योरी के, तो ये थ्योरी के पॉइंट सीख लो, एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एमसीक्यूज में साल के दौरान कराता रहूंगा, बट अब ये फाइनेंसिंग कंपनी का जो पॉइंट है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंसिंग कंपनी का काम क्या होता है? फाइनेंसिंग कंपनी का काम होता है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज। भाई इसका तो काम ही है शेयर की खरीद बेच, इसका तो काम ही है डिबेंचर को खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट्स करना, इन्वेस्टमेंट बेचना, लोगों को लोन देना, लोगों से लोन लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनेंसिंग कंपनी है, एक एग्जाम्पल ले लें, कोई एग्जाम्पल ले लो। आपके पास मन्नापुरम गोल्ड लोन करके है एक कंपनी, मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस। ऐसी हमारे पास बहुत सारी फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, इनका काम ही यही होता है पैसा देना लेना, इन्वेस्टमेंट करना। तो सर इनके केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी, इन्वेस्टिंग कौन सी होंगी और फाइनेंसिंग कौन सी होंगी, इसके लिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई हुई है। चिंता मत करो, इसका फुल फ्लेजेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का आता है, तो उसको हम चैप्टर के फेस पे लिख लेते हैं यहाँ पर 6 मार्क्स। ये हमारे पास 6 मार्क्स का चैप्टर है। जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है। यहाँ पर 1 मार्कर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो लगभग लगभग ये आपका 7 से 8 नंबर का 8 नंबर का चैप्टर बन जाता है ये इजीली। बुक 3 आपकी 20 नंबर की आ रही है, तो उसमें 8 नंबर की वेटेज आप मान के चलना कैश फ्लो स्टेटमेंट की है। तो अब इधर हमारे पास परचेज एंड सेल ऑफ, अच्छा इसकी हम आपको बता रहा था फाइनेंसिंग कंपनी का, तो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। भाई फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करना, खरीदना बेचना, लोन मार्केट में लोगों को देना, लोन की रीपेमेंट वापस लेना, ये सारे काम उनके ऑपरेटिंग में जाएंगे। इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा? अगर वो यहाँ पर कहीं पैसा लगा रहे हैं फिक्स एसेट्स में, जैसे कि लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, दिस विल गो इनटू इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में देखो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, चलो मैं पहले आप लोगों को पीडीएफ दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने आपके लिए सेपरेट आउट किया हुआ है। तो ये हमारे पास है फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ये पीडीएफ जो है चैप्टर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड में आप देख लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर बोलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ शेयर्स, अगर ये कंपनी शेयर खरीदती है तो इसका काम है शेयर्स खरीदना, उनको बेचना, तो दिस विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेम वे परचेज ऑफ डिबेंचर, लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन देना, यहाँ पर रिसीट्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, जो हमने लोन दिए थे उसका पैसा वापस लेना। सेल ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स खरीदे थे अब बेचेंगे भी, जो डिबेंचर्स खरीदे थे वो भी बेचेंगे, तो ये भी ऑपरेटिंग है। डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर नॉर्मल केस में डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता तो कहाँ पर जाता सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता। अगर हमने कहीं के डिबेंचर्स खरीदे होते, शेयर्स खरीदे होते, तो हमने इन्वेस्टमेंट करी होती। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी रिटर्न मिलता वो किधर जाता हमारे पास? वो जाता हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही। अब यहाँ पे नहीं जाएगा। अब इधर कहता है परचेज या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस एटसेट्रा। ये सैलरी बोनस तो वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, चाहे कोई भी कंपनी ले लो, चाहे फाइनेंशियल कंपनी ले लो, चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी ले लो। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? क्या ये हमारा ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है? डेफिनेटली है यहाँ पर हमारे पास।
फिर आगे कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स या रिफंड ऑफ टैक्स। भैया जो टैक्स आपको देना है अपने ऑपरेशंस के ऊपर, दैट विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कई बार क्वेश्चन आता है क्लासिफाई टैक्स एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। भाई टैक्स का कोई घर नहीं है, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स दे रहे हो तो वो वाला टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर कैपिटल गेन वाला टैक्स दे रहे हो तो वो टैक्स हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। अगर आप अपने इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के ऊपर कोई भी टैक्स आता है अगर वहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड टैक्स, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। टैक्स हमारे पास तीनों एक्टिविटीज में अलग अलग होता है, तो हमें तीनों के टैक्स को अलग अलग जगह लेना है, बोथ पेमेंट एंड रिफंड। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, कई बार आप लोग ज्यादा टैक्स दे देते हो तो सरकार आपको टैक्स का एक्सेस अमाउंट जो आपने फालतू दिया हुआ है वो रिफंड कर देती है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। अब बात करते हैं भाई इनका फाइनेंशियल कंपनीज की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। सर आप तो कह रहे हो अगर ये शेयर्स खरीदें या ये डिबेंचर्स खरीदें तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा। देखो गिनी चुनी 4 एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। कहते हैं परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। अगर हम गुडविल खरीदते हैं मार्केट में, किसी कंपनी का नाम खरीद लिया, कोई पेटेंट खरीद लिया हमने, हमें कोई डिजाइन पसंद आ गया, हम कहते हैं भाई ये डिजाइन अब हम भी यूज करेंगे। और फिर हमारे पास कॉपीराइट्स, भाई हमने कोई कॉपीराइट्स ले लिए। फिर आगे कहता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, टैंजेबल। टैंजेबल फिक्स एसेट्स जो होते हैं जो हम टच और देख सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, तो इनको हम लोग कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स टैंजेबल। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, अगर ये सब चीजें खरीद रहा हूं दिस विल ऑल्सो गो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आगे बात करते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर इन्हीं फिक्स एसेट्स को हम बेच दें तो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम रेंट रिसीव, अगर हमने कोई बिल्डिंग दे रखी है किराए पर और उसका रेंट आ रहा है हमारे पास, दैट विल ऑल्सो बी अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ना, हमारा काम नहीं है ना बिल्डिंग बेचना खरीदना, हमारा काम है नॉर्मली अपने फाइनेंसेस को संभालना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखना। फिर सर फाइनेंशियल कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, देखो ये पॉइंट बताना चाह रहा था मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज in case of financial companies, यहां पर क्या आएगा ना हमारे पास, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस impacting the capital structure, ऑल ट्रांजैक्शंस इंपैक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो डेट और इक्विटी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज, अगर और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जाना चाहते हो तो नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड्स। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आ रही है जो इनके कॉम्पोजिशन में चेंज ला रही है, मेरे डेट को या मेरे इक्विटी को कम या ज्यादा कर रही है, तो दैट एक्टिविटी विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर एग्जांपल दो, देखो यहां पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अगर मैं इधर लेकर के जाऊं स्क्रीन को, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखा है परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर। ये मैं अपनी कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहा, मार्केट में सपोज हमारी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, मैं मार्केट में रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा हूं, तो ये यहाँ पर अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर मैं बात कर रहा हूं दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने की, तो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा। मेरे लिए ये परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर क्या है, एसेट है, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, मेरी अपनी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इससे कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, प्लीज समझना। अगर हम यहाँ पे मुथूट फाइनेंस हैं, हमारे यहाँ पर अपने कैपिटल एम्प्लॉयड है, और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट इज इक्वल टू एनसीएल प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स जो होते हैं हमारे पास प्लस एसएफ। अब मैं मार्केट में जाता हूं और मैं मार्केट में जाकर के रिलायंस के शेयर्स परचेज कर लेता हूं, तो क्या इससे मुथूट फाइनेंस के कैपिटल एम्प्लॉयड पे या कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ रहा है? सर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा भाई, ये तो अनअफेक्टेड है ना। अगर मार्केट में जाके हम रिलायंस के शेयर्स खरीद लें, तो यहां पर प्लीज ध्यान रखना, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर को नहीं लेते हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। जबकि मैंने आपको क्या लिखवाया, प्लीज इस चीज को गौर से देखो, ऑल ट्रांजैक्शन इंपैक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को जो जो ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट करेंगी दोज विल बी नोन एज यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक बार देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जिनसे मैंने पैसा रेज किया हुआ है, उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने फाइनेंसेस ले रखे हैं ना इन लोगों से मैंने पैसे ले रखे हैं, तो इनको हमें डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी देना है इस पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सो दिस विल बी अ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। आगे कहता है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, अपनी कंपनी में और शेयर्स इशू करवा रहा हूं और पैसा रेज कर रहा हूं। अभी मेरे पास मार्केट से मैंने रेज किया हुआ था 80 करोड़ रुपए, 20 करोड़ और रेज कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स को बुला रहा हूं, आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरी कंपनी के शेयर्स ले जाओ। तो शेयर होल्डर्स के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि हम लोग यहां पर फंड्स बोरो कर रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स सेम वे। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा लो चाहे पब्लिक से, पैसा लो चाहे बैंक से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है बट ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट होता है। कैश क्रेडिट, कैश का कुछ उधार ले लिया किसी से, तो कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट सिमिलर चीज होती हैं। कैश का उधार लेना इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेरे पास कैश नहीं था, मैंने बाहर किसी से बोरो किया और अपनी कंपनी में लगा दिया यूज करने के लिए, दैट मीन्स फाइनेंस करवा रहा हूं मैं। आप जाते हो ना मोबाइल खरीदने, वॉशिंग मशीन खरीदने, रेफ्रिजरेटर खरीदने, तो वहाँ लिखा होता है फाइनेंस करवाएं। फाइनेंस करवाएं का क्या मतलब होता है? वहाँ मतलब होता है आप हमसे अभी उधार ले लीजिए और किस्तों में पे करते रहिए। तो कैश क्रेडिट भी क्या है, हम लोग उधार ले रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर मेरे कुछ डिबेंचर्स हैं और मैं उनको रिडीम कर रहा हूँ, रिडीम यानी कि पब्लिक को कह रहा हूँ पैसा वापस ले लो अपना, तो ये भी मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और यहाँ पर मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड्स। और हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर को भी जब हम लौटाएंगे और उसके पैसे देंगे पब्लिक को, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट आ जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने डिबेंचर्स की बात कर ली, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर ली, इक्विटी शेयर्स की तो बात करी नहीं, उसका तो लिखा ही नहीं आपने रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बेटा कभी भी लाइफ में रिडीम नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर नॉन रिडीमेबल। यहाँ पर अगर कोई मालिक है, इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं होते, उनका बायबैक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट कम्स अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जब आएगा तब मैं उसमें आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो अभी के लिए इस पीडीएफ का ध्यान रखना। तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैंने आपको काफ़ी लिटरेचर बता दिया, अब हमारी बारी है क्वेश्चंस देखने की। क्वेश्चंस आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस में। तो आओ हम लोग अपने क्वेश्चंस देखते हैं, 1 मार्कर्स वाले हैं, फिर हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो कहता है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन चारों में से बताओ कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटी है। तो आओ जी हम लोग सीधा सीधा शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कैश सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे कैश में, काम होता है भाई बिजनेस का, सामान खरीदना बेचना, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। बी पार्ट पे पढ़ते हैं कैश रिसीव्ड अगेन रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। भाई हमने सर्विसेज दी मार्केट में जाके, हमारा काम है गुड्स बेचना, उसके लिए सर्विसेज देना, सो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लिख दूंगा। और आगे अगर हम लोग बढ़ें, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, माल खरीदना, हम माल खरीद रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आगे बढ़ते हैं कैश पेड अगेन सर्विसेज टेकन। अब हमने कोई सर्विसेज ली, हम बिजनेस हैं, हमारे को भी तो सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारे पास कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एसी खराब हो गया या कारपेंटर से कुछ काम कराना है, प्लम्बर से कराना है, सर्विसेज तो हम लोगों को लेनी पड़ रही है ना, तो दिस विल ऑल्सो कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आगे बढ़ते हैं पेटेंट्स परचेज्ड। अगर मैं कोई बॉटल का डिजाइन, सपोज कोका कोला की बॉटल मेरे को बहुत पसंद आ गई और मैं कोई लोकल कोला कंपनी हूं किसी एक शहर में, तो वहां पर लोकल कोला कंपनी कहती है अगर हमें कोका कोला जैसा डिजाइन मिल जाए तो यहाँ पर हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो हम अप्रोच किए कोका कोला के पास, हमने कहा भाई अपनी बॉटल की शेप का पेटेंट दे दोगे हमें, क्या हम भी ऐसी बॉटल मैन्युफैक्चर करके इसमें कोक बेचने लगे क्या? तो कोका कोला कहती है ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी से राइट्स ले लिए। सो दीज विल बी माई एसेट्स, और एसेट्स ये वाले मेरे जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स में। तो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था ऐसी सिक्योरिटीज, मार्केटेबल का मतलब है मार्केट में आज बेचोगे तो मैक्सिमम 2-3 दिन में पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारा बराबर होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। फिर आगे बढ़ते हैं जी पार्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से कोई भी उधार लोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा।
So this will come under financing activities. फिर आगे कहता है, नेक्स्ट कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, पैसा आया डिबेंचर्स इशू करके, भाई ये जो पैसा आ रहा है हम रेज कर रहे हैं ना मार्केट से पैसा, सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीद लिया आपने, आपने क्या कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली, तो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहां पर लिखा नहीं ऊपर फाइनेंशियल कंपनी के लिए कर रहे हैं या नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा बताओ कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पे फाइनेंशियल कंपनी के लिए हैं, तो यहां पर ऊपर लिखा होगा ऑलरेडी। जब तक लिखा नहीं है वी टेक एन अजम्पशन कि क्वेश्चन जो भी आ रहा है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए आ रहा है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट या कोई भी आपका सेरेलैक, बॉर्नवीटा, किसी भी ऐसी कंपनी के लिए आ रहा है जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज वाली कंपनी के लिए होता तो क्वेश्चन में लिखा होता, तब हमारी एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी और आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगला ही है ये, देखो ये रहा, कह रहा है फाइनेंशियल कंपनी के लिए बताओ कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, तो हम ये देखेंगे, पहले ऊपर वाला निपटाते हैं। जे पार्ट में कहता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, हम लोगों ने लोन ले रखा था, अब हम उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है लोन, हमने पैसा उधार लिया था वापस कर रहे हैं, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और आगे बढ़ते हैं, कमीशन रिसीव, मेरे को कमीशन रिसीव हो रही है, भाई कमीशन लेना देना हमारे नॉर्मल बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में होता है। कई बार सेल्स एजेंट को कमीशंस देनी पड़ती है, कई बार हम किसी कंपनी की सेल्स करवाते हैं तो हमें कमीशन मिलती है। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है, लोगों का पैसा वापस किया जा रहा है, तो जब हमने पैसा रेज किया था तो फाइनेंसिंग में डाला था, अब पैसा वापस करेंगे तो ये भी हमारे पास फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर देना है तो फाइनेंसिंग, अगर मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग, यहाँ पे दोनों चीजें लिख करके आना। इफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज रिसीव्ड it will be a part of investing activity. If interest on debentures is paid, it will be a part of financing activity. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमें इस पे इंटरेस्ट मिलता है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ये किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कमाई होगी, ऑपरेटिंग कमाई तो नहीं है, ये फाइनेंसिंग में भी नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता इसे कहाँ डालें, तो हमारे पास एक एलिमिनेशन मेथड होता है, भाई जैसे ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना मेरे को बहुत क्लियर पता है। इन्वेस्टिंग का पता नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ नहीं कर रहा। फाइनेंसिंग में भी नहीं जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्लियर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी नहीं जाएगा, तो बचा कुछ ऑप्शन होता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो बचे कुचे में डाल दो। जैसे आप लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते होगे, तो वहाँ पर कई बार आता है कि सर ए और सी तो नहीं है इसका आंसर, मैं इतना श्योर हूँ बी या डी में से है आंसर, तो वो क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो आप भी एलिमिनेशन करो, अगर श्योर नहीं हो, ये नहीं पता सही आंसर क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं इसके, तो जो आंसर नहीं है उनको तो हटा ही दो, बाकी बचे कुचे दो ऑप्शन तुक्का भी मारोगे तो भी 50% चांसेस हैं कि आंसर ठीक हो जाएगा। देन वी हैव इनकम टैक्स पेड, जो कमाई करी उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं यदि हम लोग, तो किसका पार्ट बनेगा, वो बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग पी पार्ट में इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट हमने सेल किया था उसके ऊपर हमें गेन हो गया, फायदा मिल गया, तो वो कहाँ पर जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये टैक्स अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर दिया जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है ये हमारे पास। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा जो मिलता है बिजनेस में, ये तो नॉर्मल कोर्स में मिलता है, नॉर्मली बिजनेस के अंदर ये पैसा मिलता है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेशंस का, ये तो मेरे ऑपरेशन से लेना देना है, सेल करूंगा उधारी होगी तो हमें पैसा मिलेगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग। फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जैसे डेटर से पैसा लेते हैं तो ये ऑपरेशंस का पार्ट है, सेम वे अगर हम क्रेडिटर्स को पैसा देंगे तो ये भी किसका पार्ट बनेगा, ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, नहीं आया या किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पर कॉल या मैसेज करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो पहले हम लोग फाइनेंशियल कंपनी के एंगल से देखेंगे, फिर हम लोग नॉन फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से देखते हैं। तो फाइनेंशियल कंपनी के एंगल से देखूं तो कहता है परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, शेयर खरीदे हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो शेयर्स खरीद रहे हैं,
खरीद रहे हैं तो ये क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, शेयर्स खरीदना। अच्छा, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कंपनी की, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कंपनी की। प्लीज़ पहले हम लोग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में देखेंगे। तो फाइनेंशियल कंपनी का तो काम ही होता है शेयर्स खरीदना या बेचना। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ ग्रीन से लिखता हूँ, ये हमारे पास बनेगी ऑपरेटिंग, ये हमारी बनेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर बात करते हैं हम लोग डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अब हम लोगों को अगर कोई भी डिविडेंड मिलेगा इन शेयर्स के ऊपर, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी हमारे पास जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। इधर देखो आप लोग, जो मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाया था फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, तो परचेज ऑफ शेयर सबसे पहला, ये देखो, ये हमारे पास ऑपरेटिंग का पार्ट, और डिविडेंड रिसीव्ड ये भी हमारे पास किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। अब हम डिविडेंड दे रहे हैं तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हमने पैसा रेज करा हुआ है अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस कराया हुआ है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। जब उन शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों कंपनीज के लिए हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी, तो वहां पर आप लिख सकते हो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो यहां पर इसको मैं रेड में लिख देता हूं, ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमें निकालनी है ऑपरेटिंग, तो जो निकालनी है मैं वो ग्रीन में बता रहा हूँ आपको ऑपरेटिंग, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको मैं रेड में लिख दूंगा। लोन्स गिवन, लोन देना, क्या ये फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है, बिल्कुल होता है सर, फाइनेंशियल कंपनी का काम ही यही है लोगों को लोन देना। तो लोन देना विल बी आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारे पास है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आगे बढ़ते हैं, लोन लेना, लोन लेना नहीं होता काम। लोन अगर हम ले रहे हैं तो यानी कि हम खुद की कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, और खुद की कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं, तो दिस विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं लोन ले रहा हूं और मैं फाइनेंशियल कंपनी हूं, यानी कि मैं अपनी कंपनी में पैसा लगवा रहा हूं, लोगों से पैसा ले रहा हूं, बैंक से लोन ले रहा हूं, तो ये मैं अपनी कंपनी को फाइनेंस कर रहा हूं, अपनी कंपनी में लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है, यानी कि मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स रेज कर रहा हूं। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आगे बात करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, जो मैंने पैसा ले रखा था लोगों से, उस पे मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, तो भाई ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा, फाइनेंसिंग। अब यहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाली, और 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई हमारे पास, ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट, ये 3 हमारे पास फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। अब कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताओ यहां पर नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रही ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है गुड्स लेना, देना, बेचना, लोगों से मार्केट में डेटर्स से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, सर्विसेज लेना देना, कच्चा माल खरीदना, प्रोसेसिंग करना, सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को, ये सब मेरे को कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस इतना ही था इसके अंदर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे भी एक आधे क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं। तो लेट्स सी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, इनफ्लो यानी कि चलो ग्रीन में कर लेते हैं, पैसा आ रहा है, आउटफ्लो रेड में कर लेते हैं, थोड़ा सा पिंक में जा रहा है पैसा, और यहाँ पे नो फ्लो, नो फ्लो यानी कि येलो में कर लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। तो हमें बस ये बताना है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ, हमें क्या मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो, सेल हो रही है तो पैसा आएगा, दैट मीन्स कैश इनफ्लो। और आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, भाई पैसा आएगा तो कैश इनफ्लो। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीद रहे हैं कैश के अगेंस्ट, तो ये क्या आएगा, कैश आउटफ्लो, ये पैसा हमारा जा रहा है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख, ये परचेज कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की, लेकिन आगे कह रहे हैं कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, पैसा नहीं था देने को तो हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, दैट मीन्स नो फ्लो, कोई ना कैश आया ना कैश गया। इशू फुली पेड बोनस शेयर्स,
जब बोनस शेयर दिए जाते हैं तो उसके लिए कैश नहीं लिया जाता। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 100 शेयर पड़े हैं, आपने खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, सपोज रिलायंस के, तो होगा क्या, रिलायंस कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है ना, तो रिलायंस कंपनी कहती है मैं 10:1 की रेशो में बोनस शेयर इशू कर रही हूँ, यानी कि जिसके पास 10 शेयर हैं उसको एक फ्री का शेयर मिल जाएगा। तो आपके पास 100 शेयर थे, आपको कितने शेयर मिल जाएंगे, आपको 10 शेयर्स फ्री के मिल जाएंगे। ना तो यहाँ पे पैसा लेना है ना देना है, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको फ्री शेयर्स मिल रहे हैं। तो इन फ्री शेयर्स के लिए नो फ्लो, कोई भी फ्लो नहीं होगा यहां पर। अब कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में या 1 मार्कर में आ सकता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब बैंक से कैश विड्रॉ करोगे आपको लगेगा सर कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, लेकिन बेटा बैंक भी तो कैश का ही पार्ट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स लिखवाए थे, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, भी 5 हो गए हमारे पास। तो बैंक भी तो उसी का पार्ट है। अगर हमारे पास बैंक में भी पैसा आ रहा है तो भी हम इनफ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर कैश आया इनफ्लो, बैंक से आउटफ्लो हुआ सेम अमाउंट को, दिस इज व्हाट, दिस इज नो फ्लो। तो यहाँ पर हम लोग नो फ्लो लिखेंगे, प्लीज ध्यान रखना। कैश में पैसा बढ़ गया, बैंक में कम हो गया, अल्टीमेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो वही रहा ना। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूं, सपोज कैश में पड़े थे हमारे पास 1 लाख और बैंक में पड़े थे हमारे पास 50,000। अब मैं अगर बैंक से 20,000 निकलवा लेता हूँ, ये कैश है ये बैंक है, सपोज मैं बैंक से यहाँ पे 20,000 निकलवा लेता हूँ, तो कैश में हो जाएगा 1,20,000 और बैंक में हो जाएगा 30,000। क्या मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ के टोटल चेंज हो गया क्या? टोटल चेंज नहीं हुआ, टोटल वही का वही रहा, 1,50,000। तो यहाँ पर भी नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जो भी हो इंटरिम डिविडेंड देखेंगे आगे जब आएगा, अभी तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कह रहे बताओ कितना कैश जा रहा है और कौन सी एक्टिविटी है ये। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2.5 लाख बाय पेइंग 20% बाय चेक, यानी कि 50,000 दिए गए, 1/5 पैसा, 20% पैसा दिया गया चेक से, यानी कि बैंक अकाउंट से 50,000 हो जाएगा। एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेएबल, बाकी पैसों के लिए हमने एक बॉन्ड बना करके दे दिया कि भाई कैश नहीं है, बाकी का ये बॉन्ड रख लो, हम इसके आपको मार्केट में पैसे मिल जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे कभी, या जब बॉन्ड वापस करोगे 3 साल 4 साल बाद तो हम इसके पैसे दे देंगे। तो अभी हम क्या दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पर 50,000 कैश दे रहे हैं, तो 50,000 कैश आउटफ्लो हो रहा है हमारा ये। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, एक्वायर्ड मशीनरी, मशीनरी खरीद रहे हैं तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर मशीनरी खरीदना इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब और आगे बढ़ते हैं, पेड 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। तो हमने यहाँ पर पैसे दिए, जो ये पैसे दिए गए ये पार्ट बनेगा यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और उसके ऊपर जो डिविडेंड मिला ये वाला, ये भी हमारे पास पार्ट बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। हमने यहाँ पर शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे तो हमने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट करी थी 2.5 लाख रुपए की, तो यानी कि 2.5 लाख का तो हो गया आउटफ्लो, जिसमें हमें 50,000 डिविडेंड मिल गया, तो ये 50,000 का हमारे पास हो गया क्या, इनफ्लो, ये हमें डिविडेंड मिल गया यहाँ पर। अब और आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देन वील एंड द वीडियो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते हैं अभी, सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए की एक मशीनरी थी जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 1,60,000, यानी कि वो मशीनरी बच गई हमारी 40,000 की। हमारा काम नहीं है मशीनरी खरीदना बेचना, सो दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर 60,000, 60,000 में हमने ये मशीनरी बेच दी, 60,000 में यदि हमने ये मशीनरी बेची तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसमें कैश इनफ्लो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो कैश इनफ्लो है दैट इज 60,000, 60,000 रुपए का कैश इनफ्लो हो गया यहाँ पर। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप मैं आपको एक इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छा आइडिया दे पाया हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे कैसे 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग,
और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो चौथी चीज़ है, एडिशनल चीज़ है, वो क्या होती है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन से थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक इनकलकेट कर पाया हूँ कि इस चैप्टर में आगे होने क्या वाला है। मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब जगह चलता है। कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी इसको देती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।